हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और बहुत दिनों के बाद आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। और किसी भी एग्जाम में आप बैठे तो 2 से 3 प्रश्न आपको हर हाल में देखने को मिलेगा। बस सिर्फ और सिर्फ इस क्लास को आप कंटिन्यू देख लेंगे। आज का जो सेशन है यहाँ से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले ये संविधान के विकास के बारे में हम जानते हैं। और संविधान के विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें होती है, क्या-क्या बातें होती है और कैसे संविधान का विकास हुआ, कैसे हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और क्या-क्या उसके प्रक्रियाएँ थी। तो आप सभी जानते हैं संविधान का जो विकास होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फिर क्राउन के शासन के द्वारा जो भी अधिनियम पारित किया गया उसी के आधार पे जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं संविधान के बारे में कि आखिर संविधान होता क्या है? ठीक है? तो संविधान के बारे में सबसे पहले हम यदि जानने का प्रयास करें। चलिए, जिसमें हम देखते हैं संविधान के बारे में यदि चर्चा करें, तो सबसे पहले संविधान होता क्या है? तो संविधान होने की यदि हम बात करते हैं, तो संविधान होता क्या है? तो संविधान जो है, वो संविधान नियमों अथवा कानून का वह संग्रह होता है, जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। क्या होता है? जिसके आधार पर जो है किसी देश का शासन जो है, वो संचालित किया जाता है। और शासन संचालित करने की बात करते हैं, जैसे भारत का भी जो है का भी अपना एक संविधान है। और भारतीय संविधान के विकास में जो है भारतीय संविधान के विकास में जो है कंपनी के शासन तथा ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत जो है निर्मित अधिनियमों के विकास के रूप में समझा जा सकता है। यानी कि संविधान का जो विकास कैसे समझा जाता है, तो निर्मित ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके साथ साथ ब्रिटिश क्राउन के शासन के द्वारा जो है अधिनियम जो भी पारित किया गया था उसके विकास के रूप में संविधान को समझते हैं। अब हम देखते हैं बारी बारी से कि कंपनी के शासन में जो है कौन कौन सा एक्ट जो है पारित हुआ था। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हैंड रिटन ही नोट्स है, कंपनी के शासनाधीन पारित एक्ट। तो कंपनी के शासनाधीन जो पारित एक्ट था वो रेगुलेटिंग एक्ट था, जो कि कब पारित किया गया था? 1773 में। इसके बाद आता है, इसकी जस्ट बाद आता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। क्या आता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, जो कब आता है? 1781 में। इसके साथ साथ आता है चार्टर एक्ट, जो कब आता है? 1793 में। चार्टर एक्ट फिर 1813 का आता है और चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। ये सभी जो है ये क्या है? ब्रिटिश के द्वारा, यानी ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन जो पारित एक्ट था, ये था संविधान का। और इन सभी चीजों को एक एक करके डिटेल में हम नीचे देखने को आप सभी को मिलेगा और नीचे बताएंगे। आगे देखते हैं क्राउन के शासनाधीन पारित अधिनियम। तो क्राउन के शासन में जो भी अधिनियम पारित हुआ था उसमें सबसे पहले 1858 का अधिनियम पारित हुआ था। इसके बाद 1861 हुआ था, फिर 1892 है, 1909, 1919, 1935 और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि ये सबसे लास्ट में क्राउन के शासनाधीन पारित अधिनियम है। कौन सा है? 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब हम इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले जो है जो कंपनी के द्वारा जो एक्ट पारित किया गया था, वो सबसे पहला एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। क्या था? सबसे पहला एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की बारे में। यदि हम बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करें तो इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में आप सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है शासन पर सरकार का नियंत्रण, यानी ब्रिटिश सरकार का जो है नियंत्रण स्थापित किया गया था। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर जो है ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि ब्रिटिश जो है सरकार का नियंत्रण स्थापित जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर कब किया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो है जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद भी जो है नाम दे दिया गया था। यानी सबसे पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था और 1773 के एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर का नाम जो है बंगाल का
गवर्नर जनरल कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया था। इसके साथ-साथ यदि हम बात करते हैं और इनकी गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो है 4 जो है सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि 4 गवर्नर को जनरल को जो है सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन जो है किस एक्ट के तहत किया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। आगे हम बात करते हैं इस व्यवस्था के तहत जो है वारेन हेस्टिंग्स को जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। किसको बनाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स को जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है बनाया गया था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो है सबसे पहला गवर्नर कौन था बंगाल का? तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा सबसे पहला जो है बंगाल का गवर्नर कौन था? और बंगाल के गवर्नर जनरल की यदि हम बात करते हैं तो पहला हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। ठीक है। और सबसे ये भी जान ही लीजिए रॉबर्ट क्लाइव को जो है बंगाल का पहला जो है गवर्नर नियुक्त किया गया था और उसके बाद जो है वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति हुए। आगे देखते हैं इस व्यवस्था के तहत मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। यानी मद्रास एवं बंबई के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। ये भी 1773 के एक्ट के तहत ही है। देखिए थोड़ा सा ये बोरिंग टॉपिक है और आप थोड़ा सा इंटरेस्ट यदि लेते हैं तो बहुत ही मजेदार हो जाएगा और कुछ नहीं है। देखिएगा एक बार हम आप सभी को रिफ्रेश करके भी बताएंगे। आपको क्या बताया 1773 के एक्ट के तहत क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर जो है ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके बाद जो है बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, जो कि 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का जो है गठन किया गया था। किसके लिए? तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। इसके बाद बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति कौन हुए? तो वारेन हेस्टिंग्स हुए। कौन हुए? वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति कौन हुए? वारेन हेस्टिंग्स। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर की यदि हम बात करते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। आगे हम बात करते हैं इसके साथ साथ मद्रास एवं बंबई के जो गवर्नर को जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। ये भी ध्यान रखना है। आगे इस अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था। कहाँ किया गया था? कोलकाता में जो है एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था, जो कि कब किया गया था? तो उच्चतम न्यायालय का गठन कोलकाता में 1774 में किया गया था। कब किया गया था? 1774 में किया गया था, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। 1774 में जो है उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। जिसे मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे और अन्य 3 न्यायाधीश की बात करते हैं तो चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। ये ध्यान रखना है कौन कौन है? चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? सर एलिजा इम्पे हो जाएंगे, जो कि आगे दिया होगा। चलिए आगे देखते हैं जो नोट करके दिया है। इस उच्चतम न्यायालय के जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। और जबकि 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे? चैम्बर्स थे, लिमेस्टर थे तथा हाइड थे। कौन कौन हो जाएंगे? चैम्बर्स, लिमेस्टर तथा हाइड जो है अन्य 3 न्यायाधीश थे और मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। आगे बात करते हैं इस अधिनियम के तहत जो है कंपनी द्वारा भारत की राजस्व, नागरिक एवं और सैन्य संबंधों समस्त सूचनाएं ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया था। इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि 1773 के एक्ट के तहत ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का जो है पूर्ण नियंत्रण हो गया था। इसलिए जो भी कंपनी से संबंधित जो भी सूचनाएं होती थी वो ब्रिटिश सरकार को देना जो है आवश्यक हो गया था। आप सभी को बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था उस समय मुगल शासक कौन था? तो मैं ये हिंट कर दे रहा हूं, मुगल शासक की बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो है मुगल शासक अकबर थे। आप सभी को बताना है। चलिए आगे देखते हैं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों आया था? तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मेन वजह था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो थे तो उनकी कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था, जो कब लाया गया था? 1781 में लाया गया था। और इसी के तहत जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत ही जो है कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया था। आपसे बहुत 100% ये जान लीजिए कि महत्वपूर्ण बनता है कि बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए जो है कलकत्ता की सरकार को संविधान यानी विधि बनाने का अधिकार जो है किस एक्ट के तहत दिया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत दिया गया था, जो कब आया था? 1781 में आया था। हम उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को जरूर अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा नहीं भी लगे फिर भी इस चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि समझ लीजिए ये आपको इंडियन पॉलिटी में भी आपको जरूरी है और हिस्ट्री में भी जरूरी है। मॉडर्न हिस्ट्री को लेके अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
इसलिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं और आप सभी को हमारे एसएमसी समस्तीपुर के यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर जो है बहुत-बहुत स्वागत है और जो कि हमारा सक्सेस मेकर क्लब काशीपुर समस्तीपुर नियर के इंटर कॉलेज के पास इंस्टीट्यूट चल रही है जिसमें आप विभिन्न तैयारियों के लिए जो है किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी यदि कर रहे हो, तो आप जॉइन कर सकते हैं, जो कि एक निःशुल्क संस्था है, सिर्फ़ और सिर्फ़ बेसिक फ़ी पेमेंट करना है। चलिए आगे देखते हैं, इसके तहत 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को देखते हैं। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर जो है ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ था। यानी ये पूछा जाता है कि जो है ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित जो है कब हुआ था? तो ये कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण की बात करेंगे तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट और जो है इससे पहले अभी जस्ट बताया 1773 के एक्ट के तहत जो है जो एक तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर जो ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नियंत्रण स्थापित किया गया है, न कि पूर्ण नियंत्रण। अगर पूर्ण नियंत्रण की बात करें 1784, नियंत्रण स्थापित करने की बात करें तो 1773 हो जाएगा, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। यानी ये भी पूछा जाता है कि व्यापारिक कार्य एवं राजनीतिक कार्यों को जो है, दोनों को अलग जो है किस एक्ट के तहत किया गया था? तो वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया गया था। और ये भी ध्यान रखना है, जो व्यापारिक प्रधान थे यानी व्यापारिक मामलों को देखने का जो काम करते थे, उन्हें कौन-सा पद दिया गया था? और राजनीतिक कार्य को जो देखते थे, उनको कौन-सा? तो राजनीतिक कार्यों को देखने वाले को जो है बोर्ड ऑफ जो है कंट्रोलर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है ये पद राजनीतिक कार्यों को देखने का काम करता था और व्यापारिक कार्यों का काम देखने का काम कौन करता था? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो व्यापारिक मामला को देखता था और राजनीतिक मामले को देखने का काम जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का होता था बीओ। चलिए आगे है देखते हैं। तो आगे इस जो है भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र जो है पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। यानी कि भारत में कंपनी के द्वारा जो है शासित क्षेत्र जो था उसे पहली बार जो है ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था। वो कब कहा गया था? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद कहा गया था। आगे है भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी जो 1858 ईस्वी तक जो है विद्यमान रही थी। यानी कि भारत में द्वैध शासन की शुरुआत जो हुई थी कब? तो ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही हुआ था जो 1858 ईस्वी तक जो है विद्यमान रहा था। कब तक विद्यमान रहा था? 1858 ईस्वी तक जो है विद्यमान रहा था। चलिए आगे देखते हैं कंपनी के जो है वाणिज्य संबंधी मामलों की देख-रेख तथा निदेशक मंडल जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाणिज्य मतलब क्या होता है? व्यापारिक संबंधी यानी व्यापारिक मामला को लिए किसको? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अनुमति मिली थी। जबकि राजनीतिक मामले के लिए जो है एक नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो है गठन किया गया था। आपको अभी जस्ट मैंने बताया था कि राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और जो है व्यापारिक मामलों के लिए की बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद सृजित किया गया था। आगे हम देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट देखते हैं। तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ था? इस चीजों को समझेंगे। इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया। क्या किया गया था? कंपनी के जो है भारतीय व्यापार के एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। हालांकि कंपनी को चीन से व्यापार का जो है तथा कंपनी का जो है भारत में चाय का व्यापार एकाधिकार जारी रहा। कहने का मतलब जो है व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था लेकिन चीन के साथ जो है चाय का व्यापार जो है वो जारी रहा था और जिसे जो है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था और जो कि पूर्णतः बोले तो चीन के साथ जो है चाय का व्यापार भी समाप्त हो गया था। कब? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो कि आगे होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए जो है 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की व्यवस्था की गई थी। यानी कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो है शिक्षा के विकास के लिए जो है यानी विस्तार के लिए जो है 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष जो है व्यवस्था की गई थी। और इसी के साथ साथ जो है ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन जो है वो भी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो है ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट की बात करते हैं। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है कंपनी के जो है चीन से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। यानी कंपनी का जो है चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार जो था उसको समाप्त कर दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम जो है बदलकर वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम जो है भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था।
ठीक है, आगे देखते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य जो कि चौथे सदस्य के रूप में सर्वप्रथम मैकाले को शामिल किया गया था। यानी गवर्नर जनरल की परिषद में जो है एक विधि सदस्य को जो है, जो कि चौथे सदस्य के रूप में जो है सर्वप्रथम किसको शामिल किया गया था, तो लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया था। यानी विधि आयोग जो है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही बना था, जो कि 1834 कहीं कहीं 35 भी देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस एक्ट के तहत जो है दास प्रथा को भी जो है कानून के खिलाफ घोषित किया गया था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि दास प्रथा को कानून के खिलाफ कब घोषित किया गया था, तो 1833 में जो है इसे कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 1843 में इसे समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही जो है दास प्रथा को जो है कानून के खिलाफ घोषित कर दिया गया था। और जो है 1833 एक्ट के तहत जो है कानून बनाने की शक्ति का जो है केंद्रीकरण कर दिया गया था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कानून बनाने की जो है शक्ति का केंद्रीकरण जो है कब किया गया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही किया गया था। आगे है, इस एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग नियुक्त करने का भी जो है प्राधिकार दिया गया था। यानी कि गवर्नर जनरल को विधि आयोग नियुक्त करने का प्राधिकार जो है कब दिया गया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही दिया गया। आगे चलते हैं, 1853 का चार्टर एक्ट के बारे में जानते हैं और प्रयास करते हैं जानने का। तो 1853 के चार्टर एक्ट की यदि हम बात करें, तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों का पृथक करने का जो है निश्चित कदम उठाया गया था। किस कौन सा, तो कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को जो है पृथक करने का निश्चित कदम जो है कब उठाया गया था, 1853 में। यानी कार्यपालिका तथा विधायी शक्ति को दोनों को अलग अलग करने की बात जो है कब किया गया था, 1853 में किया गया था। इस एक्ट के तहत ही जो है भारत के लिए पृथक विधान परिषद की भी स्थापना की गई थी। यानी भारत का जो है पृथक विधान परिषद, अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि पृथक विधान परिषद का भारत का जो है गठन कब किया गया था, तो ये 1853 के एक्ट के तहत किया गया था। और आगे जो देखने को मिलेगा आपको 1858 का अधिनियम, जो कि काफी महत्वपूर्ण होता है। 1858 का अधिनियम जिसमें क्या है, तो 1857 के क्रांति जो है, यानी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था। ये 1858 का भारत शासन अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था, तो ब्रिटिश शासन के द्वारा जो है यानी पारित किया गया था, जो कि बात करें क्राउन के द्वारा। आगे इस अधिनियम को जो है एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जो है किसे जाना जाता है, किस अधिनियम को जाना जाता है, तो 1858 के अधिनियम को जाना जाता है। एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और कंपनी का शासन को जो है क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। यानी 1858 के अधिनियम के द्वारा जो है कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन जो है प्रत्यक्ष रूप से महारानी के अधीन आ गया था। यानी कि कंपनी के शासन को समाप्त करके किसके शासन चला गया, तो महारानी के अधीन जो है आ गया था प्रत्यक्ष रूप से। इसके आगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा जो लागू जो किया गया था द्वैध शासन प्रणाली को जो है इसे भी समाप्त कर दिया गया था। यानी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो है लागू द्वैध शासन प्रणाली को भी जो है समाप्त कर दिया गया था, जो कि 1784 वाले में पढ़े भी थे अभी। ठीक है, आगे इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अब जो है क्या नाम दिया गया था, वायसराय नाम से जाना गया। यानी कि जो है 1858 के अधिनियम के बाद जो है भारत के गवर्नर जनरल को जो है वायसराय का नाम दे दिया गया था। क्या नाम दे दिया गया था, वायसराय का नाम जो है दे दिया गया था। आगे इस अधिनियम के तहत जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, जो कि कब से कब तक रहे थे, 1856 से लेकर 1862 तक रहे थे लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत का जो है अंतिम गवर्नर जनरल हुए और प्रथम वायसराय के रूप में काम करने वाले व्यक्ति कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। अब देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1861 का जो है भारत परिषद अधिनियम की बात करते हैं, जिसके तहत जो है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। यानी क्या किया गया था, गवर्नर जनरल को जो है अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया था। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है प्रदान की गई थी। इसके तहत जो है कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। यानी कानून बनाने की प्रक्रिया में जो है भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की बात जो है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। इसके साथ साथ जो है 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों, जिसमें कौन कौन आते हैं, बनारस के राजा आते हैं, पटियाला के महाराजा आते हैं और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है 3 भारतीयों को जो है विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। किसके लिए, तो कानून बनाने के लिए मनोनीत किया गया था। जिसमें कौन कौन से व्यक्ति थे, तो बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव को जो है मनोनीत किया गया था। किनके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कब, तो 1862 में।
चलिए आगे देखते हैं। वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान की गई थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो है वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है कब प्रदान की गई थी, 1861 के अधिनियम के तहत। और अध्यादेश की अवधि जो होती थी वह 6 महीने की होती थी। कितना दिन होता था? 6 महीने की अवधि होती थी अध्यादेश। अभी राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं उन्हें जो है किस अधिनियम के तहत अध्यादेश जारी करने का शक्ति का प्रावधान किया गया है, और इसके साथ साथ ये भी बताना है अध्यादेश जो है किस आर्टिकल में है। तो 1, 2, 3 में अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है, और इस अध्यादेश की वैलिडिटी कितना होता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया जाता है, जिसकी वैलिडिटी जो है कितने दिनों की होती है, आप सभी को कमेंट में बताना है। आगे, इस अधिनियम द्वारा जो है वायसराय को नए प्रांत की स्थापना तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त हो गया था। यानी कि जो है इसके तहत जो है वायसराय को जो है नए प्रांत की स्थापना तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन का जो है अधिकार प्रावधान कर दिया गया था। आगे है, इस अधिनियम के तहत जो है वायसराय को प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। यानी प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की शक्ति जो है 1861 के तहत प्रदान किया गया था। आगे बात करते हैं, 1862 में जो है 3 उच्च न्यायालय का भी स्थापना हुआ था। ये भी आप सभी को बताना है। तो कौन-कौन से 3 उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1862 में, और 1866 में जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। ठीक है। तो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास जिसकी उच्च न्यायालय का स्थापना जो है 1861 के अधिनियम के तहत जो है 1862 में हुआ था। कौन-कौन? तो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, यानी कलकत्ता, बंबई, मद्रास था उस समय के। ठीक है। 1862 में बंगाल, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा 1897 में जो है पंजाब विधान परिषदों का गठन किया गया था। यानी बंगाल विधान परिषद का गठन कब किया गया था? 1862 में। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत विधान परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1866 में। और 1897 में जो है पंजाब विधान परिषदों का गठन किया गया था। आगे बात करते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो इस अधिनियम के द्वारा एक सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। यानी एक सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो है वो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था। 1892 के, यानी क्या, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की स्थापना जो है 1892। और इसी के तहत जो है बजट पर बहस करने का जो है अधिकार भी दिया गया था भारतीयों को, वो भी 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही दिया गया था। विधान परिषदों को भारतीय सदस्यों को जो है बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। कब? तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। अगर बात करते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम, सॉरी। तो आज का वीडियो जो है छोटा ही रहने देते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। इसके आगे 1909 के अधिनियम से हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर यदि वीडियो आप सभी को अच्छा लगे, अगर आप सभी को लगे कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आगे आप कमेंट में जो है कमेंट कर सकते हैं कि सर इसको कंटिन्यू किया जाए, तो इस चीजों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और बाकी फिर आप सभी से बातचीत होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी को।